दिया और बाती के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। संध्या घर वापस आने के बाद सूरज काफ़ी खुश होता है और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। संध्या कहती है कि सूरज जी, आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, ज़रा मेरी भी तो बात सुनो। यहाँ पर सूरज कहता है कि हाँ हाँ संध्या जी, बताइए क्या हुआ। तभी संध्या कहती है कि मैं जो बच्चों के लिए बुक लाई थी स्टोरी का, क्या आपको पसंद नहीं आया? और ये टॉफ़ी क्या रखी है यहाँ पर अभी तक संभाल कर। यहाँ पर सूरज कहता है कि ये टॉफ़ी जब हमें मिली थी और आपको भी मिली थी एक टॉफ़ी और हमें भी मिली थी। तो यहाँ पर संध्या वही टॉफ़ी को फिर से उस पे से जो अखबार लगा होता है वो निकालती है। तभी सूरज और संध्या के सामने वो अखबार निकलता है जो 6 साल पुराना होता है, जिसमें संध्या और सूरज के दोनों बेटों को किडनैप किया था। वही खबर अखबार में आई थी। सूरज उस अखबार को देखकर नीचे कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। संध्या कहती है कि क्या है इस अखबार में। तभी सूरज कहता है कि जब भी मैं अपने बेटे वंश की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मेरे कलेजा फट जाता है। यहाँ पर मेरा बेटा अब 6 साल का होता, 6 साल बीत चुके हैं संध्या जी। इस बात को अभी तक मैं इस बात को भुला नहीं पाया हूँ। जब भी मुझे वंश की याद आती है तो मेरे कलेजे में जैसे आग लग जाती है। संध्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सूरज से कहती है कि सूरज जी, जो होना था वो हो चुका, पर हमारे पास अब वेद है। यहाँ पर सूरज और संध्या दोनों रोने लगते हैं। वंश की याद आते ही यहाँ पर संध्या सूरज को समझाती है कि हमारे पास अब वेद है ना, तो हम वेद के ही सहारे जी लेंगे। अब वंश तो नहीं रहा हमारे बीच और ना ही कभी आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वंश कहाँ पर है हमें भी पता नहीं है। भाभू यहाँ पर तुलसी की पूजा कर रही होती है और सूरज सुबह सुबह यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर बाबा सा गुल्ले करता है और बच्चों को आवाज़ देता है कि उठो बच्चे। तभी सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ दादा, बाबा साहब हम तो जग गए हैं, आप क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो। तभी यहाँ पर सारे बच्चे उठकर आते हैं। तभी यहाँ पर वेद कहता है कि पापा मम्मी कहाँ पर हैं। तभी यहाँ पर वेद और संध्या आती है। संध्या कहते हैं कि चलो गोलू, मैं तुम्हें नहला देती हूँ, तब बाद में मैं वेद को नहलाऊंगी। तभी वेद यहाँ पर सूरज के पास आता है और कहता है कि पापा मुझे मम्मी से नहीं नहाना, क्योंकि मम्मी ऐसे नहाती है जैसे कि कोई चादर को वो घिस घिस के धो रही हो। और देखा ना आपने गोलू भैया की आवाज़ कितनी तेज तेज आ रही है, जैसे लग रहा है मम्मी उसे ब्रश से नहीं बस बल्कि यहाँ पर वो किसी और को धो रही है। बस मुझे तो आपके साथ नहाने में मज़ा आता है, मैं मम्मी के हाथ से नहीं नहाऊंगा। तभी यहाँ पर सूरज कहता है कि बेटा ऐसा नहीं कहते, मम्मी कितने दिन बाद घर आई है, कितने सालों बाद घर आई है, तो आपको मम्मी के हाथ से ही नहाना होगा, नहीं तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी। यहाँ पर वेद चुपचाप कर कहता है कि पापा पर मैं आपके साथ ही नहाऊंगा, मुझे मम्मी के साथ नहीं नहाना। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रगड़ती है। तभी यहाँ पर गोलू आता है और कहता है कि वेद, अब मेरे तो नहाना हो चुका है, अब तेरी बारी है, तू भी जाके नहा ले। तभी वेद कहता है कि मुझे बुखार है, मैं तो नहीं जाऊँगा और मम्मी को बोलूँगा कि मुझे बुखार है, मैं ना ही नहाऊँगा। तभी यहाँ पर संध्या आती है और कहती है कि चलो वेद, तुम्हारी बारी है, अब नहा लो। तभी वेद कहता है कि मम्मा मुझे बहुत बुखार है, देखो ना। तभी यहाँ पर बाबा साहब और सूरज कहते हैं कि हाँ हाँ संध्या जी, चेहरा देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वेद को बुखार है। तभी भाभू कहती है कि एक दिन नहीं नहाएगा तो बोरी भरकर मेल तो ना निकलेगा ना। आज मैं मेरे छोरे बेटे की जो पोते की है ना, वो मैं हाथ मुंह धुलूंगी और एक दिन नहीं नहागा तो कुछ नहीं होगा। तभी संध्या कहती है कि बेटा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मुझे तुम मत सिखा। जिस कुल के तुम जिस कुल के तुम स्टूडेंट हो ना, उसी कुल के पास की मैं थानेदारिन हूँ और मैं तुम्हारी सारी हरकतें समझती हूँ। चलो यहाँ से निकलो और नहाने को चलो, ना नाटकबाजी बंद करो। यहाँ पर सूरज हंसने लगता है और संध्या उसे खींच कर ले जाती है। वही अब संध्या नहाने के लिए ले जाती है वेद को। वही दूसरी तरफ अब कहती है कि देखो ना कितना मेल जमा है आंख पर, और नहाने के लिए मना कर रहा था। यहाँ पर वेद काफ़ी चिल्लाता है और कहता है कि मम्मी आप बहुत ज़ोर ज़ोर से नहाती हो। यहाँ पर सूरज वेद को समझाता है और कहता है कि चल अब कुल जाने के लिए तैयार हो जाओ वेद, नहीं तो मम्मा डांटेगी। सब बच्चे यहाँ पर कुल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर परी भगवान के सामने भगवान के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरे पापा को जल्दी से घर भेज दो। कितने साल, 6 साल हो चुके हैं मेरे पापा को घर से गए हुए, अभी तक वापस नहीं आए। मेरे पापा की मुझे बहुत याद आती है। संध्या ये सब कुछ सुन रही होती है। भाभो और बाबा साहब मंदिर आए होते हैं प्रसाद बांटने के लिए। तभी यहाँ पर भाभो और बाबा साहब कहते हैं कि हम प्रसाद बांट कर घर वापस चले जाएंगे। तभी यहाँ पर मोहित चक्कर आकर भाभो और बाबा साहब के सामने गिर जाता है। भाभो कहती है कि महाराज जी आप कैसे गिर गए, उठो उठो। तभी भाभो
अपने बेटे का चेहरा देखकर भाभो एकदम से शॉक हो जाती है। ये तो मेरा मोहित है। यहाँ पर भाभो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाभो और बाबासा दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं मोहित को इस हालत में देखकर। तभी भाभो यहाँ पर सीन काट देते हैं और भाभो घर पर आती है और इमली से कहती है कि इमली बहू, संध्या बहू, आपसे एक बात करनी है। तभी इमली से कहती है भाभो कि कोई जब राम वनवास गया था 14 साल के लिए, तब वो घर आया था तो कितनी खुशियाँ मनाई थी। तभी यहाँ पर इमली कहती है कि हाँ भाभो, राम जी घर आए थे तो बहुत खुशियाँ मनाई थी, हर किसी ने उसका स्वागत किया था। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि ये जो रहा बास्केट है जो रख के आओ रूम में। भाभो और बाबा सा मोहित को घर पर लेकर आते हैं। इमली यहाँ कहती है कि हाँ भाभो, मैं अभी आई रूम से। तभी भाभो मोहित को इशारा करती है और कहती है कि अंदर आने के लिए। तभी यहाँ पर भाभो कहती है कि हाँ, जब कि कोई और अचानक से आ जाए तो क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर इमली को मोहित की याद आती है, थोड़ी सी वो नर्वस हो जाती है। पर यहाँ पर भाभो कहने की वजह से वो अपनी जो बास्केट होती है वो अपने रूम में के लिए रखने के लिए जाती है। तभी अचानक से मोहित इमली के सामने आ जाता है। इमली मोहित को देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि इतने सालों बाद, वो भी ऐसे हालत में जैसे कि कोई साधु संत की हालत जैसे भेष बना रखा है मोहित ने। भाभो उसे देखकर रोने लगती है और इशारा करके बुलाती है कि अंदर आओ बेटा। यहाँ पर सूरज, संध्या मोहित को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर इमली के मारो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। उसकी ऐसी हालत हो गई है जैसे मोहित एकदम से पूरी तरीके से बदल गया है और एकदम कमज़ोर लग रहा है। यहाँ पर मोहित सूरज जाता है मोहित के पास और देखता है कि मोहित, तूने अपनी ये हालत क्या बना ली है। तू घर छोड़ के जब गया था तो कितना अच्छा था और ऐसे क्यों बन के आया है। कहाँ था इतने साल, पूरे 6 साल लगे तुझे घर वापस आने में। तब बाबा साहब और भाभो कहते हैं कि हम जब मंदिर प्रसाद बांटने गए थे तो वहीं पर मिला और इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमारे सामने चक्कर आकर गिर गया। यहाँ पर वो इमली के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। जब यहाँ पर भाभो इमली से कहती है कि इमली बहू जा, अभी तक बच्चे घर वापस नहीं आए हैं और मेरा बेटा कितना कितना रो रहा है, हाँ तुम्हें पता नहीं है। उसे जल्दी से तैयार कर दो, उसका अच्छे से रेडी, उसका भेष जो है वो जब उसकी बेटी उसे देखेगी तो कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। जब 6 साल पहले वो गया था तो उसे याद भी नहीं है अपने पापा का चेहरा। एक ही आस में बैठी थी कि कब उसका बाप घर पर आएगा और कब उसे गले लगाएगा। भाभो बताती है कि वो कैसा उसे उन्हें मंदिर में मिला। यहाँ पर भाभो मोहित से पूछती है कि इतने साल कहाँ था छोरा तू, तेरी मैं कितने साल तक राह देख रही थी। आज भी ये भाभो तेरी राह में हर दिन तड़पती है और तू इतने साल बाद वापस आया, कहाँ गया था। भाभो से मोहित माफ़ी मांगता है और कहता है कि भाभो, मैं भटक गया था और एक पल भी मैं एक मिनट भी मैं चैन से ना जी पाया तेरे बिना, और आज भी मिला हूँ मैं तुझे। यहाँ पर भाभो मोहित को गले लगाकर काफ़ी रोती है और उसे घर ले जाने के लिए वो कहती है कि घर चल, तेरी बेटी और तेरी पत्नी तेरी राह देख रही है। 6 सालों से तेरी बेटी ने तेरा कितना इंतज़ार किया है। वो पगली तो यही कहती थी कि उसके पापा विदेश गए हैं पैसे कमाने के लिए, और तू है कि तेरी बेटी और तेरी बीबी की तुझे एक दिन भी याद नहीं आई, ना ही ये मुड़े